हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग की इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग ने राष्ट्रपति वाले अध्याय की शुरुआत की थी। तो आज हम लोग का ये राष्ट्रपति का ये तीसरा लेक्चर है। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े उन्हें बता दें कि हम लोग इस चैनल पे आईएएस व पीसीएस का जितना भी आपका जीएस 2 का सिलेबस होगा उसे हम लोग श्री राम आईएएस पीसीएस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जिनका भी ऑप्शन राजनीति विज्ञान है तो उनका भी पूरा सिलेबस हम लोग श्री राम आईएएस पीसीएस पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ के अपनी आईएएस व पीसीएस की तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति के तीसरे लेक्चर की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो आर्टिकल 58 के अनुसार आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 54। तो आपको आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान है तथा जो आर्टिकल 58 है उसमें राष्ट्रपति के पद के लिए जो किसी व्यक्ति को यदि राष्ट्रपति बनना है तो उस पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख आर्टिकल 58 में किया गया है। तो हम लोग आर्टिकल 54 को देखेंगे। इसके अनुसार आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचक सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, एक मिनट का तो पहला हो गया कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ये दो पॉइंट आपको याद रखने कि राज्यसभा व लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य यहां पे भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा व राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तीसरा क्या हो गया, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तो आपको यहां पे भी याद रखना होगा केवल निर्वाचित सदस्य, चाहे वो संसद हो चाहे वो राज्य की विधानसभा हो, उन जो सदन के निर्वाचित सदस्य केवल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य, चाहे वो राज्य की विधायिका हो चाहे वो संसद हो, इन जो सदन हो गए, इन सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो ये हो गया कि संसद हो गया और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस एक और है, प्लस दिल्ली तथा पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि दिल्ली और पौंडीचेरी में जो विधानसभा है उन विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। यहाँ पे भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, चाहे वो राज्य की विधानसभा हो चाहे वो केंद्र की विधायिका हो। तो ये पॉइंट याद कर लीजिए कि 4-5 लोग हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस दिल्ली तथा पौंडीचेरी जो इन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ याद रखने की विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं।
प्लस जो संसद के मनोनीत सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, और इसको याद रखना है आपको दिल्ली तथा पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, इसे 70 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पौंडीचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। तो 70 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पौंडीचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में पूछा गया है कि दिल्ली तथा पौंडीचेरी को किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो ये आर्टिकल भी आप लोग याद रखिएगा, ये पीसीएस में यहाँ से आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 54। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक हम लोग। संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द्वारा किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। तो ये पूरा क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। ऑप्शन ऐसे दिया गया था, दिल्ली तथा पौंडीचेरी। तो दूसरा ऑप्शन था दिल्ली तथा चंडीगढ़। तो ये आर्टिकल आपके, ये संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, दिल्ली तथा चंडीगढ़। तीसरा था दिल्ली तथा लक्षद्वीप। चौथा था कोई नहीं। तो दिल्ली तथा पौंडीचेरी को 70 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। तो दिल्ली और पौंडीचेरी को इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को 70 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप लोग हम लोग ने देख लिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस दिल्ली तथा पौंडीचेरी की जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य प्लस विधान परिषद के कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है। तो 2 पॉइंट कौन से हो गए कि विधान परिषद के सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आईएएस में भी पूछा जा सकता है और पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। विधान परिषद का कोई भी सदस्य नहीं होता, ना तो मनोनीत ना तो निर्वाचित। तो गाइस ये क्वेश्चन भी देख लिया हम लोग ने। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो गाइस राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। जब वो जिस दिन से वो पद ग्रहण करता है उस तिथि से लेके 5 वर्ष तक का समय राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो ये आपको याद रखना है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और कब से होता है? पद ग्रहण की तिथि से। तो ये आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि किस तिथि से राष्ट्रपति का कार्यकाल आरंभ होता है। तो पद ग्रहण की तिथि से लेके 5 वर्ष तक का जो समय होता है
उस समय तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, पद ग्रहण की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। दूसरा हो गया पुनः निर्वाचित होने के योग्य होता है। यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो उसको वो कितनी बार भी चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो वो अगली बार राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। कोई ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। यदि संविधान में बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो वो कितनी बार भी चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे अभी जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो वो सिर्फ 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। 2 बार से ज़्यादा वो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से आपका कंपैरिजन करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में यदि कोई भी भारत में व्यक्ति कितनी बार भी चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो जो बाइडेन यदि जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। यदि वो अभी उनका कार्यकाल चल रहा है वो 1 बार और राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये हो गया पुनः निर्वाचित होने के योग होते हैं, कितनी बार भी चाहे वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। कोई भी उनके लिए नहीं, कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बनेंगे, 3 बार बनेंगे, वो जितनी बार चाहें वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तीसरा क्या हो गया कि राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है, तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता। तो गाइस इसका मतलब यह है कि जैसे कोई राष्ट्रपति है, उसका कार्यकाल पूरा हो गया, यदि उसके नए उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हुआ है तो पुराना वाला राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति चुनाव लड़के नहीं आ जाता। जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता तब तक पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहे। भले ही उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो, लेकिन जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया कि जो पुराना राष्ट्रपति होगा तो वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है। तो यदि उसका कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा भी हो गया है, लेकिन यदि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है तो वो नए राष्ट्रपति के आने तक अपने पद पर बना रहेगा। तो ये आप लोग के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पद ग्रहण की तिथि से होता है। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रहता है तथा वो पुनः निर्वाचित होने के योग्य रहता है। जब तक चाहे यदि वो राष्ट्रपति का चुनाव जीतता है तो वो 2, 3, 4 बार राष्ट्रपति का जो पद है वो ग्रहण कर सकता है। लेकिन अमेरिका में कोई व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तथा तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका कोई नया उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता है। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता है तब तक पुराना वाला राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, भले ही उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि 3 पॉइंट हो गए राष्ट्रपति का कार्यकाल। पुनः निर्वाचित। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी हम लोग पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो पीसीएस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईएएस में भी आने वाले वर्षों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति की शपथ। तो आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया है और जितने भी मंत्रिपरिषद हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। राष्ट्रपति के लिए एक आर्टिकल
60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि मंत्रिपरिषद के लिए अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान किया गया, जबकि राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 60 में शपथ का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 60 में, ये आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया है। अब राष्ट्रपति कौन सी शपथ लेता है? संविधान की रक्षा का, संविधान की रक्षा, संरक्षण व बचाव की शपथ लेता है, बचाव की शपथ लेता है, शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में किया गया है। और राष्ट्रपति कौन सी शपथ लेता है? संविधान की रक्षा, संविधान का संरक्षण व संविधान के बचाव की शपथ राष्ट्रपति लेता है। तो संविधान की रक्षा करना राष्ट्रपति का मूल कार्य है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या हो गया? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शपथ दिलवाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है? राष्ट्रपति को भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में यदि वो उस पद पे कोई नहीं है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज होगा, न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने पद पर नहीं है, उस समय वो पद खाली है, तो भारत का वरिष्ठतम जो जज होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, और ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट और है, राष्ट्रपति केवल पद की शपथ लेते हैं, पद की शपथ लेते हैं, पद की शपथ लेते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया है। और कौन सी शपथ लेते हैं? संविधान की रक्षा, संरक्षण व बचाव की शपथ राष्ट्रपति लेते हैं। कौन शपथ दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पद है वो खाली है, तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट और जो राष्ट्रपति होते हैं, वो केवल पद की शपथ लेते हैं, वो गोपनीयता की शपथ नहीं लेते हैं। जो मंत्रिपरिषद हो गए, वो पद की भी शपथ लेते हैं तथा गोपनीयता की शपथ, 2 शपथ लेते हैं। जो मंत्रिपरिषद तथा जो प्रधानमंत्री हो गए, वो पद व गोपनीयता की जो शपथ लेते हैं। तो ये 4 पॉइंट हो गए। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 60। तो आपको इसको ध्यान से समझिए और ध्यान से बिल्कुल आप लोग इसको बार बार रिवाइज करिए, जिससे आप लोग इसे भूले ना। तो आप लोग के लिए ये पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और जो मंत्रिपरिषद होगा, उनके लिए शपथ कहां का उल्लेख है? मंत्रिपरिषद के लिए, मंत्रिपरिषद के लिए शपथ का उल्लेख 3री अनुसूची में है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, 3री अनुसूची में है। तो 3री अनुसूची किससे हो गई? जितने भी मंत्रिपरिषद हो गए, जितने प्रधानमंत्री हो गए, उनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। और दूसरी अनुसूची किससे हो गई? कि वेतन उपलब्धियां का उल्लेख अनुसूची 2 में किया गया है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं, उनका मूल कार्य होता है कि संविधान की रक्षा करें। संविधान की रक्षा, संरक्षण व बचाव करने का कार्य राष्ट्रपति का होता है। तो ये आपको याद रखना है, संविधान की रक्षा, संरक्षण व बचाव की शपथ राष्ट्रपति लेते हैं। और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आर्टिकल 60। अब हम लोग देखते हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति एक लास्ट टॉपिक बचा है हम लोग का आज का, फिर ये हम लोग का एक राष्ट्रपति का बेसिक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो जैसे कोई राष्ट्रपति का पद खाली होता है, राष्ट्रपति की कोई मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है, या राष्ट्रपति को ऊपर महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है,
तो उस समय राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस समय कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, अब रिक्त कैसे होगा, रिक्त कैसे होता है उसे देख लेते हैं। यदि कार्यकाल पूरा हो गया हो, कार्यकाल पूरा हो गया हो, मृत्यु हो गई हो, उनकी मृत्यु हो गई हो, तीसरा महाभियोग लगा के उनको हटा दिया गया हो पद से, महाभियोग लगा के हटा दिया गया हो, या चौथा और कोई भी कारण हो सकता है। ये 3 कारण प्रमुख है, कार्यकाल पूरा हो गया हो, मृत्यु हो गई हो और महाभियोग लगा के उन्हें हटा दिया गया हो। तो ये 4-5 कारण हो सकते हैं। इसे आप लोग बुक में देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस समय जो उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो ये आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, वो उनको महाभियोग लगा के उनके पद से हटा दिया जाता है, तो जो उस समय के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो एक पॉइंट और है कि सपोज करिए कि उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है और राष्ट्रपति का भी पद खाली है, तो जो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यदि राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। यदि दोनों पद खाली हो, राष्ट्रपति का पद भी खाली हो, राष्ट्रपति का पद भी खाली हो और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, दोनों पद खाली हो, ये दोनों पद खाली हो, तो उस समय तो सीजेआई, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद के रूप, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तब वो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करेंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे और भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी करेंगे। तो एक ऐसा अवसर आया कि जस्टिस हिदायतुल्लाह ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिदायतुल्लाह थे, वो पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखना है, जस्टिस हिदायतुल्लाह, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो नाम याद रख लीजिए, जस्टिस हिदायतुल्लाह। ये पहले ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो जस्टिस हिदायतुल्लाह। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यदि राष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बिल्कुल। यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछा गया है, तो आईएएस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति के पद रिक्त होता है तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। यदि दोनों पद खाली हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और जो जस्टिस हिदायतुल्लाह होगा वो पहले ऐसे न्यायाधीश थे, जो मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। चौथा पॉइंट हो गया कि वो असमर्थ हो गए, कि वो समर्थ नहीं है राष्ट्रपति, अपने मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ हैं। तो ये इन तरीकों से वो उनका पद खाली हो सकता है राष्ट्रपति का। असमर्थ है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है
तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन कराना आवश्यक है। तो उस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में ये प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना आवश्यक है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 अधिनियम 1969 में यह प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति का पद, ये आपको अधिनियम भी याद रखना है, आईएएस में अधिनियम पूछे जा सकते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो ये 6 महीने के भीतर, ये टाइम आपको याद रखना है, 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक, खाली है, आवश्यक है। तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में ये प्रावधान किया गया। इस कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया गया था। इसका उल्लेख जो 6 महीने की टाइमलाइन है, इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में ये बोला गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना आवश्यक है, मैंडेटरी है। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो। और ये जो 6 महीने की टाइमलाइन है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इसका उल्लेख संविधान, जो संसद ने एक कानून बनाया है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में, इस 6 महीने का उल्लेख किया गया है। 6 महीने की टाइमलाइन के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना आवश्यक है यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पीसीएस में क्या होता है, वो 6 महीने की ये तारीख, 6 महीने का ये टाइम पूछ लेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने समय के अंदर हो जाना चाहिए। तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। लेकिन जो आईएएस में क्वेश्चन आएगा वो इस कानून को पूछ लेगा कि किस कानून के अंतर्गत 6 महीने की टाइमलाइन का निर्धारण किया गया है। तो आपको इस आंसर पे टिक करना होगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में ये प्रावधान किया गया है कि जो राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त होता है तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक है, निर्वाचन कराना आवश्यक है। तो गाइस, ये हम लोग का आज पूरा राष्ट्रपति का बेसिक पार्ट कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग राष्ट्रपति की कार्यवाहक शक्तियों का डिस्कस करेंगे। आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस।